हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में क्या जितने भी आपके 2D शेप्स आ जाते हैं सारे ही आ जाते हैं। तो कुछ बढ़िया क्वेश्चंस है, मतलब इसमें दिमाग लगेगा, उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड लाइन सेगमेंट AX एंड CY बाइसेक्ट द एंगल A एंड C रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट AX पैरेलल CY। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? सबसे पहला काम करना है कि डायग्राम बना लो इस क्वेश्चन का। तो चलो शुरू करते हैं डायग्राम। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम मैंने बना लिया। ठीक है, ये मैंने पैरेललोग्राम एक बना लिया, ये हमारा बन गया एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसी में, इसका नाम दे दिया मैंने ABCD। नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज AX एंड CY। AX एंड CY बाइसेक्ट द एंगल A एंड C। AX मतलब AX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो एंगल A का जो बाइसेक्टर मैंने बनाया है, ये सपोज करो एंगल A का बाइसेक्टर है, तो इसको X नाम दे दिया। ठीक है, तो AX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सिमिलरली CY बाइसेक्ट एंगल C। तो एंगल C का एक बाइसेक्टर बनाया और इसका कुछ नाम दे दिया मैंने Y। इट मीन्स कि AX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और CY इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, तो हमें प्रूव करना है कि AX पैरेलल CY। तो सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है बच्चे? गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, लिख लिया इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या गिवन है? AX बाइसेक्ट एंगल A। इसका मतलब ये है कि एंगल DAX इज इक्वल टू एंगल XAY है। होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? दूसरी इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि CY बाइसेक्ट एंगल C। CY जो है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि एंगल YCX इज इक्वल टू एंगल YCB, है ना। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। सिमिलरली अगर YC बाइसेक्टर है तो ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, बिकॉज बाइसेक्टर गिवन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। मान लिया हमने कि लेट एंगल XAY को 1 मान लिया, एंगल XAY को 1 मान लिया। ये जो एंगल है ना XAY, इसको मैंने 1 मान लिया, तो इस एंगल का नाम दे दिया 1। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ये, तो ये एंगल भी 1 ही हो जाएगा, तो मैंने इस एंगल का भी नाम लिख दिया 1। क्लियर है? अब देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो ऑपोजिट एंगल बराबर होता है क्या? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होता है ना, होता है। तो अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होता है, तो जो A का आधा होगा एंगल A/2 जो होगा वो भी एंगल C/2 के इक्वल होगा। जब पूरा एंगल इक्वल है तो उसका आधा भी इक्वल होगा। इसका ये मतलब है कि जो इस पूरे एंगल का हाफ होगा वो ही इस पूरे एंगल का भी हाफ होगा। मतलब कि अगर ये एंगल 1 है तो फिर ये दोनों भी 1 और 1 होंगे, क्योंकि इस एंगल A का आधा क्या नाम दिया है मैंने? 1। तो एंगल C का भी बाइसेक्टर ही है ना ये, तो YC, तो ये भी 1, ये भी 1। तो मैंने इनका भी नाम दे दिया, इस एंगल का भी 1 नाम दे दिया और इस एंगल का भी 1 नाम दे दिया। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से समझो। AC बाइसेक्टर है तो ये दोनों इक्वल एंगल्स होंगे, तो 1 1 नाम दे दिया। अब YC भी बाइसेक्टर है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब ये 1 के इक्वल कैसे होंगे? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल बराबर होंगे, तो इस एंगल का आधा इस एंगल के आधा के इक्वल होगा ना। तो एंगल A का हाफ कौन सा है? एंगल 1 है, तो एंगल C का भी जो हाफ होगा वो एंगल 1 ही होगा, तो बाकी का जो हाफ होगा वो भी तो 1 ही होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे देखो ज़रा ध्यान से कि CD पैरेलल AB है, CD पैरेलल AB है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। और इस CD पैरेलल AB में CY एक ट्रांसवर्सल है,
ट्रांसवर्सल है। ध्यान से अगर देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये हमारा एक ट्रांसवर्सल है ना। तो अगर ये एंगल 1 है तो बच्चे ये भी एंगल तो 1 ही होगा ना। देखो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसका मतलब है कि एंगल एक्स सी वाई इज इक्वल टू एंगल सी वाई बी इज इक्वल टू 1। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ऐसा है तो फिर मैंने यहाँ देखो ये एंगल का भी मैंने नाम दे दिया 1। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया हमारा कि दो लाइन है और ये एंगल भी 1 है, ये एंगल भी 1 है, तो पक्का ये जो ए वाई होगा वो ट्रांसवर्सल रहा होगा। तो इसका मतलब ए एक्स पैरेलल सी वाई रहा होगा, तभी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ है। तो इट मीन्स कि हमारा यहाँ से क्या आ गया कि एंगल एक्स ए वाई इज इक्वल टू एंगल सी वाई बी, है ना। ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो गया, ठीक है। इट मीन्स कि ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एंगल 1 है, ये एंगल और ये एंगल 1 है, इसका मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 10 ए एक्स पैरेलल सी वाई, ए एक्स पैरेलल सी वाई, प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखना एक चीज़, इसको वापस से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, तो बना दिया एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक बना दिया मैंने ए बी सी, ठीक है। इसका कुछ नाम दे दिया, ये ए, ये बी, ये सी। अब कह रहा है लाइन्स आर ड्रॉन थ्रू ए पैरेलल टू द साइड बी सी। देखो ध्यान से, लाइन्स आर ड्रॉन थ्रू ए बी सी पैरेलल टू बी सी, सी ए और ए बी। मतलब जो ए से लाइन जा रहा है वो पैरेलल टू बी सी होगा। तो ए से जो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू बी सी, ये सपोज करो मेरा लाइन है पैरेलल टू बी सी, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? जो बी से लाइन जा रहा है वो पैरेलल टू सी ए है, ठीक है। तो जो बी से लाइन जा रहा है वो पैरेलल टू सी ए है। तो मैंने एक बी से लाइन पास किया, ये जो बी से लाइन पास हो रहा है दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू सी ए। उसके बाद जो सी से लाइन पास हो रहा है, लाइन्स आर ड्रॉन थ्रू सी पैरेलल टू ए बी, सी वाला ए बी के इक्वल है। तो जो सी से लाइन जाएगा उसको मैंने ए बी के इक्वल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं तो ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन है वो यहाँ तक है। इरेज कर दे रहा हूँ जो एक्स्ट्रा डायमेंशन बढ़ गया है, यहाँ तक ये लाइन, यहाँ तक इस लाइन को यहाँ तक कर दिया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और इसको यहाँ तक कर दिया, ठीक है। अब जो गिवन है वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो ग्रीन कलर से। ये जो लाइन है वो पैरेलल टू दिस है। अगर दिख रहा होगा ग्रीन कलर तो समझ में आ रहा होगा। दूसरा जो लाइन है हमारा उसको मैं पिंक कलर से मार्क कर रहा हूँ। ये वाली जो लाइन है जो सी से पास कर रही है, दिस लाइन जो पिंक कलर से मैंने एरो दे रखा हूँ वो इसके पैरेलल है, ठीक है। और दूसरा वाला जो मैंने ब्लू से ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ वो है ये लाइन पैरेलल टू इसके है, ठीक है। तो ये देखो ये वाली जो लाइन है जो ए से पास कर रही है वो पैरेलल टू बी सी है, जो लाइन सी से पास कर रही है वो पैरेलल टू ए बी है, और जो लाइन बी से पास कर रही है वो पैरेलल टू ए सी है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैं लिख ले रहा हूँ। और फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, देखो आगे क्या लिखा हुआ, फॉर्मिंग अ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक ट्रायंगल बनेगा हमारा, यहाँ पे क्या बनेगा, पी क्यू आर, है ना। तो इसका नाम दे दिया मैंने पी, इसका नाम दे दिया क्यू, इसका नाम दे दिया आर। हमें प्रूफ क्या करना है, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई 2, ठीक। बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई 2। अब चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें। पहले तो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन समझ गए हो,
तो जो गिवन है पहले मैंने उसको लिख लिया। गिवन क्या क्या है इसमें देखो ध्यान से, क्यू आर पैरेलल बी सी, और क्या गिवन है, क्यू पी पैरेलल ए सी, और पी आर पैरेलल, पी आर किसके पैरेलल है, ये जो पी आर है वो पैरेलल है ए बी के, तो पी आर पैरेलल ए बी, ये तीन इंफॉर्मेशन गिवन है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो लाइन है वो गिवन है ना कि इसके पैरेलल है, ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी, सिर्फ आधे के भी पैरेलल होगी, मतलब इस पार्ट के भी तो पैरेलल होगी, क्लियर है। तो मैंने लिख लिया बी सी पैरेलल ए आर। क्यों, ऐसा क्यों है, बिकॉज बी सी पैरेलल क्यू आर गिवन है। तो भाई क्यू आर के पैरेलल होगा तो क्यू आर के एक टुकड़े के भी तो पैरेलल होगा, ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा दूर के पैरेलल है उसके आगे नहीं पैरेलल है, ये तो पॉसिबल नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह ही पैरेलल होगा। तो मैंने मान लिया बी सी जो है वो पैरेलल टू ए आर है, होगा। उसी तरीके से ए बी जो है वो पैरेलल टू पी आर गिवन है। तो अगर ए बी पैरेलल टू पी आर गिवन है तो बच्चे ए बी पैरेलल टू आर सी भी तो होगा, ध्यान से देखो तो होगा। तो मैंने लिख दिया ए बी जो है वो पैरेलल टू आर सी भी तो होगा, क्यों, क्योंकि ए बी पैरेलल पी आर गिवन है। तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करें, इन दोनों स्टेटमेंट को, तो यहां से क्या आ जाएगा कि ए बी पैरेलल आर सी, और दूसरा क्या आएगा बी सी पैरेलल ए आर। इसका मतलब ये जो ए बी सी आर है ये पैरेललोग्राम है, दस ए बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड बराबर होते हैं ना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, बी सी इज इक्वल्स टू ए आर। किसी को कोई दिक्कत है भाई, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने लिख दिया और इसको भाई साहब को इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरी चीज, अब आगे का गेम देखो, आगे फिर से देखो, फिर से क्या कह रहा है कि भाई ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो यही वाली लाइन इसके पैरेलल भी होगी, आधे के, कोई दिक्कत है क्या, सिंपल है। तो मैंने फिर से लिख लिया बी सी पैरेलल ए क्यू। क्यों, क्योंकि बी सी पैरेलल क्यू आर गिवन है क्वेश्चन में, इसके पैरेलल गिवन है, वो तो ड्रॉ ही किया है। दूसरी चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है, फिर से देखोगे तो ए सी पैरेलल पी क्यू गिवन है। अगर भैया ए सी पैरेलल पी क्यू है तो जरा बताओ तो क्या ए सी पैरेलल बी क्यू नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं ए सी पैरेलल बी क्यू। अब फिर से देखो, एक कह रहा है कि ए क्यू पैरेलल बी सी और दूसरा कह रहा है ए सी पैरेलल बी क्यू। तो ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो ये भी बेचारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसका मतलब ए क्यू बी सी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब फिर से इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे, मतलब जो ए क्यू की लेंथ है वो बी सी के इक्वल होगा ना, ऑपोजिट साइड। तो लिख दिया ए क्यू इज इक्वल टू बी सी। अब यहां से असली गेम शुरू होता है। इन दोनों इक्वेशन को देखो, एक तरफ मैंने ये बोला कि बी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू, एक तरफ मैं कह रहा हूं कि बी सी इज इक्वल टू ए आर। तो भाई ये जो बी सी है, ये जो बी सी है ये इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। इसका मतलब है कि बी सी जो है वो आर क्यू का आधा होगा कि नहीं होगा, जो बी सी होगा वो इस पूरे का आधा होगा या नहीं होगा, होगा। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इधर देखो, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, बी सी इज इक्वल टू ए आर, और इक्वेशन 2 क्या है, बी सी इज इक्वल टू ए क्यू। दोनों को ऐड कर दो तो बन जाएगा 2 टाइम्स बी सी इज इक्वल्स टू ए आर प्लस ए क्यू। और ए आर प्लस ए क्यू क्या हो गया इस डायग्राम से, ए आर प्लस ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, बी सी 2 बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर
तो बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई 2। प्रूव्ड। बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई 2, यही तो प्रूव करना था। ये क्वेश्चंस तुम्हारे सारे पैरेलल लाइंस, पैरेललोग्राम, ट्रांसवर्सल, इनकी प्रॉपर्टीज का पूरा कच्चा चीठा खोल देगा तुम्हारे दिमाग में, सोचने पे मजबूर कर देगा तुम्हें कि आखिर क्या चल रहा है क्वेश्चन में। समझ रहे हो? तो इनको ध्यान से करने की कोशिश करना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ अ ट्रायंगल ए बी सी E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी। ओ मीडियन ए डी मतलब हमें पहले तो एक ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी बना लिया, ठीक है, ए बी सी। अब कह रहा है मीडियन ए डी। मीडियन क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। तो ए डी मतलब ए से मीडियन ड्रॉ करना है, तो मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी। तो मान लिया ऑपोजिट साइड डी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस ए डी इज मीडियन। अब क्या दे रखा है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी, मतलब इस मीडियन का भी एक मिड पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम है, रेड से लिख रहा हूं, E। ठीक, तो कह रहा है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 64, तो एरिया ऑफ ए बी सी इसने दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड एरिया ऑफ बी ई डी। इसका मतलब बी ई को ज्वाइन कर दिया, तो हमें इसका एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ये स्टेटमेंट बहुत से बच्चों को पता होगा। मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। मीडियन किसी भी ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है सच दैट उनका एरिया इक्वल होता है, मतलब आधे आधे इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। तो अब जरा इसी सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। मुझे बताओ इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज मीडियन, ए डी इज मीडियन है ना। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी सी होगा, क्योंकि अगर ये मीडियन है तो ये एरिया और दूसरे साइड का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये इक्वल होगा ना। क्यों? क्योंकि ए डी इज मीडियन एंड मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया, एक जो मैंने शेड किया है उस ट्रायंगल का एरिया, और एक जो बिना शेडेड रीजन है ये वाला ए बी डी, इसका एरिया बराबर होगा। तो अगर ऐसा है बच्चे, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि एरिया ऑफ ए बी डी वो हाफ ऑफ 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी होगा, ए बी सी का आधा होगा। तो ए बी सी का एरिया क्वेश्चन में 64 दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ए बी डी कितना हो जाएगा? 64/2, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात खत्म हो गई। मतलब कि इस ट्रायंगल का जो मैंने शेड किया है ए बी डी, इसका एरिया हमने निकाल लिया 32। थोड़ा सा और गेम को आगे बढ़ाते हैं रेड कलर से। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी और नॉट? ए डी का मिड पॉइंट है ई, क्वेश्चन में दे रखा है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो कितने बच्चों को यह दिख गया कि इसका मतलब सर बी ई है वो मीडियन है कि नहीं है? मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में, इस ट्रायंगल में जो बी ई है हमारा वो मीडियन हो जाएगा, क्योंकि ई मिड पॉइंट है, ये मीडियन हो जाएगा। इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो पूरा ही शेडेड है, ये दोनों का एरिया, जो लाइंड एरिया है और जो बिल्कुल ही कलर्ड एरिया है, ये दोनों एरिया बराबर होंगे। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ बी ई डी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी। तो एरिया ऑफ बी ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी डी का एरिया हमने यहाँ निकाल ही रखा है, ए बी डी का 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हाफ ऑफ 32 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बहुत सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इस प्रॉपर्टी को याद रखोगे सारा धड़ाधड़ निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है
इन फिगर ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ए बी सी ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये जो छोटा सा बी डी ई है जिसको मैं पूरा ही पेंट कर दिया है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सच दैट डी इज द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है। तो हमारा तो काम ही आसान हो गया इसमें, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, है ना। तो अगर मैं बी सी की लेंथ को 2a मान लूं तो बी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, a। अगर d मिड पॉइंट है तो बी डी की लेंथ a हो जाएगी, बात खत्म हो गई। ओके, अगर बी डी की लेंथ a है तो हमसे पूछ रहा है इफ एरिया ऑफ ए बी सी इज 16√3, तो ए बी सी जो है, ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए बी सी का एरिया इसने दे रखा है, एरिया ऑफ ए बी सी 16√3 है, यानी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 ए स्क्वायर। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का साइड क्या है, हमने 2a एज्यूम किया है ना, साइड 2a बी सी की लेंथ, तो इसका जो एरिया होगा इंटू 2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16√3, तो √3/4 इंटू 4a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, 16√3, √3 काट दो, ये 4 काट दो, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि बच्चे हमारा जो इसका लेंथ आया है, यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ आया है, ये आया है 2, सॉरी a की वैल्यू आ गई है 4, तो ये जो लेंथ है वो 2a है, तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि हमने इस पूरे को 2 टाइम्स a माना है ना। अब देखो BD की लेंथ है a, BD की लेंथ है a, यानी BD की लेंथ कितनी आ गई हमारी, यहां से देखो ध्यान से, हमारी BD इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। और BDE क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, BDE इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर BDE इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड का लेंथ इक्वल होगा, तो जो BD है वही DE होगा और वही BE होगा, और BD की लेंथ हमें पता है 4, तो इस छोटू ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ BDE, ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड लेंथ कितना है इस छोटू ट्रायंगल का, 4, तो 4 का स्क्वायर, यानी इसका एरिया आ जाएगा, 4 से स्क्वायर कट गया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ BDE। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर OA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब OA जो है वो बाइसेक्टर है एंगल BAC का, ठीक है। अगर ऐसा है तो मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये ब्लू से मार्क कर रहा हूँ डायग्राम में, देखो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। उसके बाद उसने क्या दे रखा है कि OB इज इक्वल्स टू OC, मतलब OB की जो लेंथ है वो इक्वल टू OC है, मैंने मार्क कर दिया, दिस OB इज इक्वल्स टू OC। और क्या गिवन है, एंगल OAC 40 डिग्री है। मैं डायग्राम को दोबारा से बना ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बना लूँगा, इसी डायग्राम में आंसर निकल जाएगा। ये देखो ये डायग्राम है, इसने इस पॉइंट को O लिया है, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, इसका नाम दे दिया ABC, ये पॉइंट हो गया O। गिवन क्या क्या है, OB इज इक्वल्स टू OC, अब रेड से मार्क कर रहा हूँ मैं, OB इज इक्वल टू OC, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं इसने। ऊपर से देखो क्वेश्चन में एंगल OAC 40 डिग्री है, मतलब OAC 40 डिग्री इसने दे रखा है, तो ये जो एंगल है हमारा ये 40 डिग्री है, तो दूसरा वाला भी 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि OA इज बाइसेक्टर, ये जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है ना इस पूरे एंगल को, तो दोनों 40-40 हो जाएंगे। और क्या दिया है इसने, एंगल ABO 20 डिग्री है, मतलब एंगल ABO ये वाला जो एंगल है ये 20 डिग्री है, तो इसको मार्क कर लिया 20 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये तो सबको पता है कि अगर ये 40 है ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, यानी 120 डिग्री। ये बच्चों वाली चीज़ है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये थर्ड एंगल निकालना आता है तुम लोगों को। ये एंगल 120 हो गया। अब देखो मैं कंस्ट्रक्शन क्या किया,
ये जो AO लाइन है ना, AO, इस AO को मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से बढ़ा दिया कि यहाँ पे इसने D पे कट कर दिया। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये O है। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे ग्रीन कलर से, अगर ये एंगल 120 डिग्री है, इफ दिस एंगल इज 120 डिग्री 120 डिग्री, तो ये बाकी का एंगल कितना होगा? स्ट्रेट लाइन है ना, तो 60 डिग्री होगा। 180 माइनस 120 बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, AD इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल जो हो गया बच्चे, ये हो गया ग्रीन कलर से 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, एंगल OCB इज 2 टाइम्स ACO, मतलब OCB इज 2 टाइम्स दिस एंगल ACO। तो अगर इस एंगल को मैं x मान लूं तो ये वाला 2 टाइम्स हो जाएगा उसका 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मान लिया इस एंगल को, देखो ध्यान से, मैंने x माना है ग्रीन कलर में, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो उसका डबल दिखा रहा है क्वेश्चन में, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखो थोड़ा सा और ट्विस्ट, उसने दे रखा है ना कि ये जो OB है वो इक्वल टू OC है। क्वेश्चन में देखो दे रखा है OB इज इक्वल टू OC, तो अगर OB इज इक्वल टू OC है तो ऑपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे। एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो OB इक्वल टू OC, तो इसके ऑपोजिट जो ये एंगल होंगे ये भी तो बराबर होंगे, तो ये भी 2x हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो एंगल है ये भी 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। ध्यान से सुनो इस बात को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वापस चलो, ये ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल का ये ध्यान से देखोगे तो ये अगर लाइन प्रोड्यूस किया गया तो ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? जो मार्क कर रहा हूं डायग्राम में, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AOC एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी कितने बच्चों को यहां से ये पता चल गया ब्लू कलर से कि सर जो ये वाला एंगल होगा, जो ब्लू कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 40 प्लस x सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो इस ट्रायंगल का अगर वर्टेक्स O को प्रोड्यूस किया गया है तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ये और यही होंगे ना, तो ये एंगल हो गया 40 प्लस x। अब जरा देखो तो इन ट्रायंगल BOC 2x, एक एंगल हो गया 2x, एक एंगल हो गया 60 प्लस 40 प्लस x, और एक एंगल और हो गया 2x। इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री। तो सॉल्व कर दो, 2x प्लस 100 प्लस x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, यानी 2x प्लस 2x। अच्छा देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन में, यहां पे लिखा हुआ है OCB इज हाफ ऑफ ACO। OCB इज हाफ ऑफ ACO, मतलब जो OCB है ना वो इस एंगल का आधा है, आधा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा वो 2x होगा, ये वाला जो एंगल होगा बच्चे वो वाला 2x होगा, और ये वाला उसका आधा होगा x। तो फिर ये वाला जो एंगल है ये वाला, इसको भी x मानना पड़ेगा, तो इसको भी मिटा के x कर लो, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेज आ जाएंगे क्योंकि एंगल हमने उल्टा लिख दिया था। तो अब जो हमारा सम ऑफ एंगल होगा वो x प्लस 60 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो ये बन गया तुम्हारा 3x प्लस 100। तो फिर नहीं, अब फिर यहाँ पे भी चेंज होगा ना, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल अब 40 प्लस 2x हो जाएंगे। तो ये वाला जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल वो 40 प्लस 2x हो जाएगा। दिस एंगल विल बी 40 प्लस 2x, 40 प्लस 2x। देख रहे हो एक गड़बड़ की वजह से कितना चेंज करना पड़ा है। तो अब जो हमारा तीनों एंगल का सम हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 60 प्लस 40 प्लस 2x
प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो ये बन गया तुम्हारा 100 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 4x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। x हमारा आ गया 20 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड एंगल BOC। एंगल BOC कितना हो जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 60 प्लस 40 प्लस 2x, यानी 60 प्लस 40 प्लस 2 टाइम्स x हमारा आया है 20, तो 2 टाइम्स 20 यानी 40, यानी 140 डिग्री आंसर। 140 डिग्री इज आंसर। ठीक, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन क्या क्या है भाई, PQ पैरेलल ST है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल QRS 300 डिग्री है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है ये वाला एंगल 300 डिग्री है, ना कि ये वाला एंगल। रिफ्लेक्स मतलब ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो दिस एंगल विल बी 300 डिग्री। तो मैं कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं, मैं R से पास करने वाला एक और लाइन बना रहा हूं जो इन दोनों के पैरेलल है। ये जो लाइन है ये मैंने पैरेलल टू PQ और TS के ड्रॉ किया है। अब उसने क्या दे रखा है बच्चे, ये वाला एंगल 300 डिग्री है, तो मार्क कर दिया मैंने। ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल जो ब्लू से मार्क कर रहा हूं, दिस एंगल विल बी 300 डिग्रीज। कोई दिक्कत नहीं है। तो निकालना क्या है भाई, एंगल Y निकालना है। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। कितने बच्चों को ये पता लग गया है यहाँ से कि सर अगर ये एंगल 300 है तो ये पूरा 360 होता है एक सर्कल में, तो अगर ये वाला पार्ट 300 है तो ये वाला 60 डिग्री होगा, है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, ये एंगल हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से आगे की लाइन बना रहा हूँ। ये वाली लाइन हमारी है। तो बच्चे ध्यान से देखोगे, अगर ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। दिस एंगल विल ऑल्सो x। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल जो होगा ये x डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन है और ये वाला एंगल y है, तो ये वाला एंगल भी y हो जाएगा। मतलब दिस एंगल विल बी y। ये वाला जो एंगल है, थोड़ा बड़ा बना के समझा दूं क्या? चलो मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूं, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को कन्फ्यूजन होगा। ये लाइन है और इस तरीके का M बना हुआ है इसमें, ये ठीक है। गिवन क्या क्या है, PQ, ये P है, ये Q है, ये T है, ये S है। PQ पैरेलल TS। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, इस R पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया है PQ और TS दोनों के, ठीक। अब उसने क्या दे रखा है कि ये एंगल 300 डिग्री है, तो मैंने मार्क कर दिया। दिस एंगल इज, ध्यान से देखो, दिस एंगल इज 300 डिग्री। तो ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल 60 डिग्री। दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। क्यों हो गया 60 डिग्री, क्योंकि सर ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है एक चक्कर में, तो अगर थोड़ा इतना पार्ट 300 है तो ये वाला बचा हुआ 60 ही होगा। अब आ जाओ वापस से, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और ये ट्रांसवर्सल है, तो जो ये एंगल होगा जो कि x गिवन है क्वेश्चन में, तो सिर्फ इतना पार्ट जितना मैंने कलर किया है ये भी x होगा। तो ब्लू कलर से देखो, ब्लू कलर से दिस एंगल विल बी x, क्योंकि ये एंगल x दे रखा है। उसी तरीके से अगर एंगल S हमें y दे रखा है क्वेश्चन में, तो फिर बच्चे ये वाला जो एंगल होगा ये भी y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर से वही कॉन्सेप्ट, दिस पैरेलल दिस, तो और ये ट्रांसवर्सल, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल y। तो अब अगर ये पूरा एंगल 60 है, इसका मतलब x प्लस वाई 60 है, x प्लस वाई 60 है। और क्वेश्चन में एक और रिलेशन उसने दे रखा है, x माइनस वाई 30 है, तो उसको भी लिख लिया, x माइनस वाई 30 है। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पे बचेगा क्या, 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल्स टू 90 बाई 2 यानी 45।
किसी एक इक्वेशन में चाहे इसमें या इसमें एक्स की वैल्यू रख दो, मैं इसमें रख दे रहा हूं, तो मेरा बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, x की वैल्यू 45 है, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 15 डिग्री। 60 माइनस 45 आंसर। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे दिमाग लगाते हैं इस तरह के लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन में। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इन ए रोम्बस एबीसीडी डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो मैंने एक रोम्बस बनाया सबसे पहले, तो ये, अब ये मत बोलना कि सर देखने में रोम्बस नहीं लग रहा है, मान लो रोम्बस है, ये रोम्बस है एबीसीडी, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो भाई ये डायगोनल हो गया एक, ये दूसरा वाला डायगोनल हो गया, और ये दोनों बेचारे किस पे कट कर रहे हैं? ओ पे कट कर रहे हैं। अब सबको पता है ना कि रोम्बस जो होता है डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में बांटता है, मतलब AO इज इक्वल टू OC और OD इज इक्वल टू OB। क्लियर है? दूसरी बात, 90 डिग्री पे कट करते हैं रोम्बस, तो एंगल AOD 90 डिग्री, उसी तरीके से एंगल DOC भी 90, AOB भी 90 और BOC भी 90। ये सारे 90 होंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दिया मैंने क्योंकि ये 90 होते हैं, तुम्हें पता है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल A 60 डिग्री। तो कितने लोगों को ये पता है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स। इसका मतलब जो ये वाले एंगल्स है ना, इनको बाइसेक्ट करता है रोम्बस का डायगोनल। तो अब दे क्या रखा है? एंगल ए इसने दे रखा है 60 डिग्री। तो जरा बताओ, तो ये पूरा एंगल अगर 60 दे रखा है एंगल ए, तो इसका मतलब ये 30 और ये 30 है ना। अब ये एंगल तुम कह रहे हो 90 डिग्री होता है, ये एंगल भी 90 डिग्री होता है, हमें पता है। तो जरा बताना बच्चे, इस ट्रायंगल में जो ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, रेड से शायद देखने में दिक्कत हो रहा है, ये देखो ग्रीन से दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल में जो मैंने शेड कर रखा है, इस ट्रायंगल में एक एंगल है 30 डिग्री, एक एंगल है 90 डिग्री। तो तीसरा वाला एंगल क्या होगा? ग्रीन कलर में ये वाला एंगल कितना होगा? जो ग्रीन कलर में एंगल D है, बताना जरा। तो इन ट्रायंगल AOD बताना, तो एंगल DAO प्लस एंगल AOD प्लस एंगल ODA 180 डिग्री। इसका मतलब 30 प्लस 90 प्लस एंगल ODA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ODA कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। सॉल्व करना, 90 प्लस 30 120 को उधर लेके जाओगे, माइनस होके 60 डिग्री। इसका मतलब जो ग्रीन कलर से लिखा है ये एंगल 60 डिग्री आ गया। उसी तरीके से बच्चे इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल AOB, ये जो ग्रीन कलर में ट्रायंगल बनाया है मैंने, ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में भी एक एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल विल बी, ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ। तो इसको अगर मैं x मान लूं, x, तो 30 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से भी x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। इसका मतलब है कि जो ये वाला एंगल है ये भी 60 डिग्री होगा। तो इसको x को मिटा के मैं 60 लिख दे रहा हूं यहां पे। अब जरा देखो, तो अगर ध्यान से सब लोग देख रहे होगे डायग्राम को, तो इन ट्रायंगल ABD मुझे बताओ एंगल BAD कितना है? ये पूरा एंगल BAD, दिस पूरा एंगल, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। 30 प्लस 30 60 डिग्री। उसके बाद एंगल ABD कितना है? ABD ध्यान से देखो, रेड कलर में ABD
दिस एंगल ए बी डी 60 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री। उसी तरीके से एंगल ए डी बी कितना है, ए डी बी 60 डिग्री, अभी कैलकुलेट किया है ना, ए डी बी 60 डिग्री, तो 60, तीनों एंगल 60, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ऐसा है तो जो ए बी होगा वही बी डी होगा, वही ए डी होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, ओ ए की लेंथ इसने दे रखी है, ओ ए की लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो ओ ए जो है, अब मैं सिर्फ इतने पार्ट को अलग बना रहा हूं, देखो ध्यान से। अब मैंने सिर्फ इतना पार्ट अलग बनाया कि ये पार्ट और ये पार्ट, ये मैंने अलग बनाया। ये हमारा O है, ये A, ये B, ये D। मैंने बस इतना डायग्राम बनाया है, A D O B A। ये जिसको रेड से मार्क किया है ना मैंने, सिर्फ इतना डायग्राम बनाया है मैंने, ये रेड वाला। तो अगर सिर्फ इतना बनाया है तो अभी मैंने बोला कि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, और ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल AOD। देखो यहाँ पे रोम्बस के ये जो AD है ये 90 डिग्री तो बनाता ही है। तो इसका मतलब ये है कि AO हो गया, जो AO इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABD। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है, हाइट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो होता है √3/2A इज इक्वल टू हाइट यानी AO। ठीक, AO की लेंथ क्वेश्चन में दे रखी है, AO की लेंथ क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, AO 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो हमारा हाइट है यहाँ पे वो है √3/2 टाइम्स A जो है वो है 2। तो A की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 4/√3। A की वैल्यू हो गई 4/√3। और A क्या था, A क्या था हमारा, AB ही तो था A, ये AB ही तो था A, या AD था A। इसका मतलब है कि ये वाला साइड हमने A माना था। तो रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, तो जो AB होगा वही BC होगा, वही CD होगा, वही AD होगा। तो इसका मतलब साइड ऑफ रोम्बस भी क्या हो जाएगा 4/√3। तो यहाँ से साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4/√3। ये इतना लंबा इसलिए गया है कि मैंने एक एक चीज़ तुम लोगों को समझाया है। नहीं समझ में आया तो दोबारा से ध्यान से इसी वीडियो को ध्यान से पीछे करके देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हर चीज़, अगर एक एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ABCD एंड BCED आर पैरेललोग्राम। मतलब मैं शेड करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। कह रहा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। दूसरा इसने क्या बोल रखा है भाई कि BCFD इज ए पैरेललोग्राम। देखो BECD इज ए पैरेललोग्राम, BECD। इसका मतलब ये हुआ कि B ये भी एक पैरेललोग्राम है जिसको शेड कर दिया मैंने। तो अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे। ये 50 नहीं दे रखा, ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे, मतलब जो ये एंगल होगा वो ये एंगल होगा। ठीक, उसके बाद इसने क्या दे रखा है कि BCFD इज अ रोम्बस। वाओ, BCFD एक रोम्बस है, तो उसको मैं ग्रीन कलर से बना दे रहा हूं। देखो BCFD ये एक रोम्बस है। मिटा दो, टेढ़ा हो गया, पता नहीं चल रहा है, ब्लू कलर से ही बना रहा हूं। ठीक है, ब्लू कलर से ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये BDF और C ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस है तो रोम्बस के डायगोनल ऑपोजिट्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं तो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो डायगोनल है BF वो इसको और इसको इक्वल कर देगा, ये दोनों एंगल। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, DBC 40 डिग्री है, DBC 80 डिग्री है। मतलब ये एंगल कितना है, ये एंगल पूरा ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया है। तो मतलब ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये एंगल भी हो गया 40
और ये एंगल भी हो गया 40, है ना। इस पॉइंट को मान लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मान लिया M। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। दिस एंगल विल बी 40, दिस इज 40, और ये तो डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं ना रोम्बस के, तो ये CD और BF 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो कितने बच्चों को पता लग गया ये 90 डिग्री होगा एंगल DBC, तो एंगल इसको नाम दे दिया M। एंगल DMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल MBD इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल BDM कितना होगा, BDM, तो भाई इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 है, एक एंगल 40 है, तो तीसरा नहीं निकाल लूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल BDM प्लस 90 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BDM इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130। 130 कहाँ से आया, इन दोनों को ऐड करके। तो क्या बन जाएगा ये, एंगल BDM इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो हमारा ये वाला एंगल है BDM, जो रेड से मार्क किया है मैंने, ये 50 डिग्री है। तो बच्चे हमें निकालना कौन सा एंगल है, AEF, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल AEF। तो ये अगर पैरेललोग्राम है DCEB, अगर एक पैरेललोग्राम है तो क्या लिखूंगा मैं, DCEB इज अ पैरेललोग्राम। तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, मतलब एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल CEB, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो BDC जो होगा वही BDM होगा। भाई जो एंगल BDC कह लो या BDM कह लो, एक ही बात है, एंगल D ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि एंगल BDC हमने अभी निकाला है 50 डिग्री, तो एंगल CEB भी उतना ही हो जाएगा 50 डिग्री। हमारा आंसर कितना हो गया इस केस में, 50 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, दिमाग को हिला कर रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये एक स्क्वायर बना दिया, ये एक सर्कल बना दिया। जिन लोगों ने सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता होगा कि सर्कल का ये रेडियस हो गया r, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, r, स्मॉल r दे रखा है क्वेश्चन में, तो स्मॉल r ही लो। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। स्क्वायर का अगर साइड कितना है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज, क्वेश्चन में देखो, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज r एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज s, तो साइड है s, तो सारे साइड्स s s s हो जाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया 4s। अब वो कह रहा है कि स्क्वायर का पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस दोनों इक्वल हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो पहले तो दोनों को इक्वल कर दिया, तो 4s इज इक्वल टू 2 पाई r, है ना। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4s बाई 2 पाई, 2 से काट दो, यानी r की वैल्यू जो रेडियस है वो आया 2s बाई पाई। ये हमारा रेडियस आ गया, इसको वैसे ही छोड़ दिया। तो अब थोड़ी किसी से बात करना है, अब तो सीधा निकालूंगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हमें पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 2s बाई पाई, यही है ना हमारा रेडियस, इस पूरे का स्क्वायर, यानी पाई इंटू 4s स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर। तो एक पाई और ये स्क्वायर कैंसिल, फाइनली हमारा एरिया क्या आ गया, 4s स्क्वायर बाई पाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो 8th लेवल पे 9th लेवल पे होते हैं। 4s स्क्वायर बाई पाई सिंपल क्वेश्चन था, बट उसके लिए तुम्हें सर्कल पढ़ा होना चाहिए। सर्कल का वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, सर्कल जाके तुम देख सकते हो जिनको नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 2 goats आर टाइड टू 2 adjacent कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। भाई
एक स्क्वायर प्लॉट है हमारे पास, इसके दोनों दो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब अड़ोसी पड़ोसी, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, तो दोनों पड़ोस के कॉर्नर पे दो बकरियां बांधी हुई हैं। तो एक मैंने मान लिया ए पे बांध दी है बकरी, एक बकरी बी पे बांध दी है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, रस्सी की लेंथ कितनी है जो बकरियों को बांधा गया है, रोप ईच 14 मीटर लॉन्ग। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्क्वायर का साइड कितना है। स्क्वायर का साइड है 28, मतलब ये जो पूरी लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये कितनी है, दिस इज 28 सेंटीमीटर, या मीटर कह लो, जो भी कह लो, 28 मीटर। अब बकरियों का जो रोप है वो 14 है, मतलब अगर एक बकरी को ए पे बांधा गया है, ध्यान से देखो, तो वो कुछ यहां तक पहुंच सकती है वो बकरी, इस पॉइंट तक, ये 14 है। जो दूसरी वाली बकरी होगी वो भी यहां तक पहुंचेगी। ये दोनों एरो वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों बकरियां पहुंच सकती हैं, ये भी 14 होगा। अब देखो ध्यान से, फाइंड द एरिया नॉट ग्रेज्ड बाई गोट। तो पहले तो वो एरिया निकाले जो ग्रेज्ड बाई गोट। तो जो ये वाली बकरी है, जो बी पे है जो बकरी, वो कितना एरिया कवर करेगी, ध्यान से देखो, तो इतनी लंबी उसकी रस्सी है, तो ये कुछ ऐसा ही एरिया खाएगी, ये इतना ही, इधर भी 14, बस। तो मैंने इसके रीजन को मार्क कर दिया कि ये वाली बकरी भाई इतने रीजन को ग्रेज करेगी। तो जो दूसरी वाली बकरी होगी वो इतने रीजन को ग्रेज करेगी, है ना, इसको खा जाएगी इतने रीजन के घास को। तो भाई ये क्या बन गया, ये दोनों एक सेक्टर बना लिए, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, जितने एंगल का सेक्टर है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब जितना सेक्टर का साइड है। इस केस में जो ये वाली बकरी है इसका रेडियस तो 14 ही है ना, तो आर की वैल्यू 14 ही हो जाएगी इस बकरी के लिए। और सेक्टर का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एरिया कितना हो जाएगा भाई, 90 बाई 360 इंटू पाई इंटू रेडियस है 14 इंटू 14, क्योंकि बकरी इतना ही दूर के रीजन को कवर करेगी, ये 14 है। तो आंसर कितना आएगा, 90 से 360 जाएगा 4 बार में, ये गया 2 से 7 बार में, ये गया 2 से 7 बार में, यानी क्या बचा हमारे पास, 49 पाई बचा। इसको भी और कर लिया हमने, तो 49 इंटू 22/7 कर लिया, तो 7 7 जा 49, यानी ये 22 इंटू 7 154 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ एक सेक्टर आया 154। अब कितने बच्चों को ये पता चल गया कि सर जो दूसरा वाला सेक्टर है उसका भी रेडियस 14 ही है, उसका भी सेंट्रल एंगल 90 ही है, तो मतलब जो पिंक वाला ये जो एरिया होगा वो उतना ही होगा जितना ये ग्रीन वाला एरिया होगा, क्योंकि दोनों के सेम है डायमेंशन। तो टोटल एरिया ग्रेज्ड कितना हो जाएगा भाई, अगर ये एरिया 154 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 154। तो 2 टाइम्स ऑफ 154 कितना होगा, 2 इंटू 154 यानी 308 मीटर स्क्वायर। ये तो हुआ कि जितना एरिया उन्होंने ग्रेज किया। तो कौन सा एरिया होगा जो उन्होंने ग्रेज नहीं किया, तो वो एरिया होगा ये वाला, ये जो बचा हुआ एरिया है, जो बचा हुआ एरिया है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये वो एरिया है जिसको उन्होंने ग्रेज नहीं किया है ना। तो ये एरिया जो मैं कलर कर रहा हूं दिख गया होगा, ये वो एरिया है जो बकरियां वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, तो खाएंगी कहां से भाई, रस्सी ही नहीं है उतना लंबा। तो ये जो एरिया है वो उन्होंने ग्रेज नहीं किया है। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे स्क्वायर के एरिया में से जितना उन्होंने खाया है उसको माइनस कर दो। तो एरिया अनग्रेज्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड माइनस जो एरिया ग्रेज्ड है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर फील्ड का साइड हमें 28 दिया गया है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना हो जाएगा,
28 का स्क्वायर माइनस कितना ग्रेज्ड है एरिया 308, तो ये हो जाएगा 308, यही हमारा हो गया एरिया अनग्रेज्ड। कैलकुलेट कर लेना, जो भी 28 का स्क्वायर आएगा उसमें से 308 माइनस कर लेना, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है वो प्रैक्टिस कर लो और कोशिश यही करना कि खुद से बनाएं। ठीक है, क्योंकि खुद से बनाओगे तो थोड़ा दिमाग चलेगा, बाकी नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन तो है ही। ओके।